स्वागत है बच्चों ब्रेक के बाद आप लोगों का। हम लोगों ने शुरू किया है कौन सा एसे नंबर 610। क्योंकि आप ब्रेक के बाद आए थोड़ा फ्रेश कर दूं आप लोगों को। एसे 610 बच्चों डील करता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर से। आई होप इतनी बात ध्यान है सबको। कम ऑन। अच्छा जी, इंटरनल ऑडिट बच्चों ये जो फंक्शन है ये बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है, राइट। इंटरनल ऑडिट फंक्शन में होता क्या क्या है सुनिए जरा। एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी होती है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये एंटिटी के गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल, एंटिटी के गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करता है और उसे इंप्रूव करता है। अच्छा जी, गवर्नेंस रिलेटेड क्या एक्टिविटी होती है हमें पता है, हम ये चेक करते हैं, यानी इंटरनल ऑडिट फंक्शन चेक करता है कि एंटिटी अपने गवर्नेंस के गोल्स को अकम्प्लिश कर पाई है या नहीं कर पाई है। रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज होती है, इंटरनल ऑडिटर चेक करता है कि भाई आइडेंटिफाई और असेस करता है रिस्क को, और रिस्क मैनेजमेंट को और आईसी को इंप्रूव कराता है। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको सुबह भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, रिवीजन में भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, याद करिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर द एक्टिविटीज that are conducted by internal auditor or the internal audit function with respect to internal control. Okay. कितनी एक्टिविटीज थी हमारे पास मिला के? 4। इवेल्युएशन ऑफ आईसी, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद एलआर। याद है चारों एक्टिविटीज आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अच्छा जी, देन इसके बाद बच्चों एक ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ways in which external auditor may make use of IA function for purpose of audit. तो there are 3 ways. Number 1 risk assessment के लिए, Number 2 using the work of internal audit function in obtaining what audit evidence, यानी कि internal auditor ने जो काम कर रखा है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं as a audit evidence या audit evidence obtain करने के लिए। और तीसरा पार्ट है बच्चों डायरेक्ट असिस्टेंस। तो हम लोग डायरेक्ट असिस्टेंस भी ले सकते हैं इंटरनल ऑडिटर की इन कंडक्टिंग दी ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन बच्चों जब ये वाला पार्ट आएगा तो आपको याद है ना, 3 शब्द बहुत जरूरी है, वो क्या क्या है? DSR, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। ओके, मैं फिर बोल दूं, वन ऑफ द लेंथीएस्ट स्टैंडर्ड है बच्चों ये आपके कोर्स का। पहले नहीं था, अब हो गया है, बट कोई बात नहीं। ये बात याद रखनी है, क्या एसए 610 किसी भी तरीके से, क्या एसए 610 किसी भी तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर को बोलता है कि क्योंकि आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं मॉडिफाई करो एनीटी ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर? नहीं, ये उसका अपना डिसीजन रहेगा। किसका? एक्सटर्नल ऑडिटर का। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटर में बच्चों एक बात याद रखनी है कि ओपिनियन को लेके, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपिनियन है उसको लेके who will remain responsible? The external auditor is solely responsible. हाँ जी, external auditor is solely responsible for audit opinion. Is that clear? बोलो हाँ के ना। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है चाहे वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करे, चाहे वो उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी यूज कर ले। बहाने क्या देने हैं? इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इंटरनल ऑडिटर का काम आप यूज तो कर सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड इन एसए 610। ये मैं इसलिए बच्चों मेहनत कर रहा हूँ रिवीजन ब्रेक के बाद दोबारा आके, ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे कि भाई कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है पुराने वाले हमारे लेक्चर से। आ जाओ। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन आईसीआई की बुक में है, तो इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे से कवर भी किया बच्चों। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, ये भी प्लस मार्क करा है, यानी इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज गिवन इन एसए 610। ओके, क्या है ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दी यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई क्या हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज कर सकते हैं या नहीं, हम उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकते हैं या नहीं। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, एडिक्वेसी ऑफ आईसी। और साथ साथ में बच्चों अगर हम डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, तो उसका डीएसआर भी करना जरूरी है। बोलिए क्या करना जरूरी है? डीएसआर भी करना जरूरी है। इज दैट क्लियर? ये 3 ऑब्जेक्टिव है। फिर से बच्चों को बार बार बोल रहा हूं, ये एक प्लस क्वेश्चन है, मतलब इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पंचतारा बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। ये भी बच्चों एक प्लस क्वेश्चन है, 3-4 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर से बन जाएगा। और साथ में बच्चों ये तो हमारे पास एक है ही, यानी 3 क्वेश्चन मैंने आपको मार्क कराए हैं जो बहुत जरूरी है अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से। ओके, और देखिए आप ये मत बोलिएगा सर आप तो हर चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करा रहे हो। नहीं भाई, मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे आपको नहीं छेड़ा ज्यादा कि भाई इस पे आपको मैं रटने पे मजबूर नहीं करा कि पॉइंट रटो, ये रटो, वो रटो। बस पता होना चाहिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन की एक्सटर्नल ऑडिटर की रहेगी। इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है या डायरेक्ट असिस्टेंस लेना, 610 के प्रिंसिपल फॉलो कर लो। राइट, ये करेक्ट इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और जिनको बच्चों बोल रहा हूँ ये डायरेक्ट आएगा 3-4 नंबर का। और आपको पता है मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है। ऑडिट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बच्चे नहीं स्कोर कर पाते हैं, और तभी मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन से पूछने वाले हैं। यहां तक क्लैरिटी है? बोलिए। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हमने अपनी बुक का सहारा लिया। बुक के सहारा लेते हुए बच्चों हमने क्या किया, हमने पहला टॉपिक पढ़ा, इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवेल्युएट कैसे किया जाएगा, तो इसमें बहुत आसान था, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। उल्टा बोल दो, अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है, तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। अगर ये तीनों है तो मैं यूज कर लूंगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को, अगर ये तीनों नहीं है तो मैं यूज नहीं करूंगा। सिंपल। फिर बच्चों आईसीआई यहां पे रुका नहीं। आईसीआई ने बोला कि वो फैक्टर्स बताओ जो आप कंसिडर करोगे, किसके लिए, जो आप कंसिडर करने वाले हो ऑब्जेक्टिविटी के लिए। और यहां पे आके बच्चों हमारी हिम्मत नहीं टूटी, लेकिन हाँ हमें ये जरूर लगा कि आईसीआई भाई क्यों इतना राय था, बट कोई बात नहीं, हमने बच्चों इसको भी याद कर लिया था। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरसीइंग द एम्प्लॉयमेंट डिसीजन, कॉन्स्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन एंड मेंबर्स ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी। याद है बातें? ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, इज्जत कितनी मिलती है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट डिसीजन कौन देखता है, कॉन्स्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखे, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है या नहीं। ऐसे ही कॉम्पिटेंस के पॉइंट थे। कॉम्पिटेंस के पॉइंट के बच्चों मैंने यहाँ पे समरी बना दी थी। एडिक्वेट रिसोर्स, एस्टैब्लिश पॉलिसी फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग, एडिक्वेट ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द एंटिटी एंड मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, ये तो कॉमन ही चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। डन? बोलिए। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर कैसे होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, और देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एंड अब आपसे कोई पूछ ले कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसा हो, तो आप बोल सकते हो ऑन द सेम लाइंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन एसक्यूसी 220। हेलो 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 हेलो। और आपको जो याद दिला दूं कि एसक्यूसी 220 जो था, एसक्यूसी 1 ऐसे 220 था, सॉरी, एसक्यूसी एज प्रिस्क्राइब्ड इन एसक्यूसी 1। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि एसक्यूसी 1 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ एंगेजमेंट। याद है ना आप लोगों को? है ना? और इंटरनल ऑडिट बच्चों एक एंगेजमेंट है, एक सीए फर्म के लिए, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए इट्स एन एंगेजमेंट। इस पे ऐसे ही लगेगा, अगर मैं एश्योरेंस दे रहा हूं तो याद है आप लोगों को, तो एश्योरेंस लगेगा, ऐसे ही लगेगा, तो बेटा उसके ऊपर क्या एसक्यूसी 1 भी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। तो एसक्यूसी 1 के हिसाब से ही आपके पास एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो की गई है। बताइए यहां तक की बातें अब क्लियर है सब कुछ? ओके, लेंदी हो सकता है बच्चों ऐसे, लेकिन हम इसकी जान निकाल देंगे बार बार पढ़ के, राइट, और रिवीजन वीडियो से आप लोगों को पढ़ा के। आ जाओ जी, अब बच्चों आगे का काम करते हैं। सुनो मेरी बात, हमने फर्स्ट टास्क जो है कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट टास्क हमने देख लिया, वी हैव इवैल्यूएटेड कि भाई हम लोग इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करें या ना करें। हाउ वी इवैल्यूएटेड? कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कम ऑन, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। डन? डन? आ जाओ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चल रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिटरमाइन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। हमने देख लिया इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑब्जेक्टिव है, कॉम्पिटेंट है, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच यूज करता है। अब कैसे हम देखने वाले हैं कि हम कौन सा काम इसका यूज करेंगे और कितना काम हम इसका यूज करेंगे। आराम से रिलैक्स हो जाओ, पहले क्वेश्चन क्लियर करो। हमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन में विश्वास हो चुका है, ऑब्जेक्टिविटी देख ली, कॉम्पिटेंस देख ली, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच देख ली। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन सा नेचर ऑफ वर्क हम इसका यूज करने वाले हैं और कितना काम जो है हम इसका यूज करने वाले हैं। ओके, बोल दीजिए हाँ कहना। छोटा सा टॉपिक है बच्चों, धीरे धीरे बिल्कुल चलूंगा, आराम से, जहां क्वेश्चन बनता होगा वहां आपको मार्क करा दूंगा कि बेटा ये यहाँ पे जो है आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखिए क्या लिखा है, एक्सटर्नल ऑडिटर विल कंसिडर नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड और प्लान टू बी परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इधर देखो, बहुत ध्यान से समझना, आईसीए ने कोई एग्जांपल नहीं दिया, कुछ नहीं समझाया। इधर देखो, सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा भैया ये जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ना, ये जो काम करता है उसका नेचर और स्कोप क्या है। सर नेचर और स्कोप क्या है बेटा? इंटरनल ऑडिट फंक्शन का नेचर और स्कोप मैं आपको बताता हूं, मैंने एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे लिख भी दिया है बहुत लाइट कलर से, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन का नेचर क्या हो सकता है? एश्योरेंस हो सकता है, कंसल्टिंग हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। जिस काम को आप यूज करने जा रहे हो उस पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने एश्योरेंस दी है या कंसल्टिंग दी है या फिर इन्वेस्टिगेशन करी है। स्कोप,
इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने कौन सा पीरियड कवर किया है, क्या सारे बिजनेस यूनिट कवर किए हैं या कुछ ही बिजनेस यूनिट कवर करे हैं, और कितनी डेप्थ में जाके एग्जामिनेशन किया है, क्या हर ट्रांजैक्शन को उठा के एग्जामिन किया है या इसने भी सैंपलिंग बेसिस पे काम किया है। आप समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे जानना है कि देखो जी, मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का कौन सा काम यूज करूं, कितना काम यूज करूं। इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का नेचर ऑफ वर्क था क्या, और साथ साथ में इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या था। नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप का मैंने बच्चों एग्जांपल भी दिया कि भाई ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन एश्योरेंस का काम कर रहा था यहाँ पे, या फिर कंसल्टिंग का काम कर रहा था, या किसी फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरनल ऑडिटर फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं कर सकता, वो हमारा काम नहीं है, राइट। अच्छा जी, और स्कोप मैंने क्या बोला, स्कोप अगर आप सिंपल वर्ड समझेंगे तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है बच्चों कई बार। कवरेज कितनी थी भाई इंटरनल ऑडिट की, क्या पीरियड कवर किया था, कितने बिजनेस यूनिट कवर किए थे, सारी ब्रांचेस कवर की थी या नहीं करी थी, डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन क्या था। मैं फिर बोल दूं बच्चों, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आईसीए ने तो सिर्फ आपको ये 3 स्टेप बोल दिए हैं। देखो जी, सबसे पहले ऑडिटर क्या समझेगा, नेचर एंड स्कोप समझेगा कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो क्या काम करता है। उसके बाद आफ्टर डिसाइडिंग टू यूज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन वर्क, अब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करने वाला है, इधर देखो। if the internal auditor and work, if the internal audit scope and work align with the audit strategy and plan, ensuring its usefulness for the audit objective। बड़ा टेक्निकल पार्ट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भाई अब मैं इसका जो एक काम है, ये काम क्या करता था इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और मैं इसका कितना यूज कर सकता हूं। काम को समझने के लिए हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का नेचर एंड स्कोप समझा। अब जो लास्ट लाइन ये लिखी है ना, मैंने इसके लिए भी एग्जांपल बनाया, डोंट वरी एट ऑल। यहां पे बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि भाई इंटरनल ऑडिटर का जो वर्क है वो मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी से कितना अलाइन करता है। इंटरनल ऑडिटर का जो वर्क है वो मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उससे कितना अलाइन करता है। एग्जाम्पल इधर देखिए ध्यान से, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बच्चों आप लोगों को बताता हूं क्या होती थी। ब्रॉड प्लान होता था, ब्रॉड, याद है ब्रॉड, जिसके बेसिस पे हम एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसेस डिसाइड करते थे, राइट। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन होती थी, याद आ रहा है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर नई कंपनी है तो मैं भाई इसके इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कम करूंगा, मैं सब्सटैंटिव प्रोसेस ज्यादा करने वाला हूं, राइट। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन चैप्टर 2 में पढ़ते थे बच्चों हम लोग। अब इधर देखिए जरा ध्यान से, इस वाली लाइन का पहले मैं आपको एक समराइज्ड वर्जन समझाता हूं कि इंटरनल ऑडिटर का जो काम है क्या वो मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी से अलाइन करता है। आप आसान भाषा में लिख भी सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर का काम क्या मेरी स्ट्रेटेजी से अलाइन करता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ऑडिटर चेक करेगा कि भाई क्या इंटरनल ऑडिटर काम मेरी स्ट्रेटेजी से अलाइन करता है। मतलब क्या है इसका, देखिए मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैं ना क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इनके पास आईटी सिस्टम्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, तो मैं इंटरनल कंट्रोल में आईटी सिस्टम्स को भी चेक करने वाला हूं। इंटरनल ऑडिटर ने भी आईटी सिस्टम्स को चेक कर रखा है, मेरी स्ट्रेटेजी से इसका काम अलाइन करता है, मेरी स्ट्रेटेजी से इसका काम अलाइन करता है। अगर इंटरनल ऑडिटर ने आईटी सिस्टम्स को चेक ही नहीं किया है तो मैं उसे क्या बोलूं भाई, मैं उसका काम यूज नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि मैं आईटी सिस्टम को बहुत डिटेल में चेक करने वाला हूं, इंटरनल ऑडिटर ने भी बहुत डिटेल में चेक किया हुआ है, क्या इसका काम मेरी स्ट्रेटेजी से अलाइन करता है? बिल्कुल करता है। अगर इसने ऊपर से चेक किया था, मुझे तो भाई डिटेल में चेक करना है ताकि मैं ये श्योर कर पाऊं कि इनका आईसी सही काम कर रहा है, क्योंकि आईसी का डायरेक्ट इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आने वाला है। अगर इसने ऊपर से चेक किया था तो इसका काम मेरी स्ट्रेटेजी से अलाइन कमॉन नहीं करता है। टेक्निकल है बच्चों, लेकिन जो बच्चे सिर्फ एग्जाम में लिखना चाहते हैं उनके लिए तो एक ही लाइन है, क्या इंटरनल ऑडिटर का काम मेरी स्ट्रेटेजी से अलाइन करता है। जो बच्चे समझना चाहते हैं उस बात को समझें कि ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर फंक्शन का काम यूज करने से पहले जरूर देखेगा भाई जैसा काम मुझे चाहिए कि वैसा काम इसने कर रखा है या नहीं, तभी तो मैं इसके काम को यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं खुद से करूंगा। हेलो, ओके, आइए प्लीज बच्चों प्लीज, हम लोग कौन से पॉइंट पे हैं, डिटरमाइन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है जी, इसके लिए सबसे पहले मुझे काम का नेचर एंड स्कोप समझना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिटर का काम का नेचर क्या है और स्कोप क्या है। एश्योरेंस कर रहा है, कंसल्टिंग कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन डेप्थ गया था या ऊपर से काम किया है, इसने कितने पीरियड को इसने कवर किया है, पूरा पीरियड कवर किया भी है या नहीं किया है, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया भी है या सिर्फ कुछ ब्रांचेस को ही कवर कर रखा है। नेचर एंड स्कोप पे तो क्लियर है सबको, कम ऑन बोलो हाँ के ना। और उसके बाद बस मैं एक बात देखूंगा कि भाई इसका काम इंटरनल ऑडिटर का वर्क और स्कोप मेरी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइंड है या नहीं है। बस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो कंप्लीट हो गया। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही है कि मैं इंटरनल ऑडिटर के नेचर एंड स्कोप को समझूंगा, वर्क के नेचर और स्कोप को समझूंगा और फिर चेक करूंगा उसका नेचर और स्कोप मेरी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइंड है या नहीं।
एग्जाम्पल याद रखिए, स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड है नहीं। मैंने आईटी सिस्टम डिटेल में चेक करने हैं, इसने आईटी सिस्टम डिटेल में चेक कर रखे हैं, वेरी गुड, अलाइंड है। अगर मैंने आईटी सिस्टम डिटेल में चेक करना है और इसने डिटेल में चेक नहीं कर रखे, मैं बोलूंगा भैया अलाइंड नहीं है, मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मैं खुद कर लूंगा डिटेल में चेक। इजी इजी गाइस, आ जाओ। ये मैंने बच्चों नीचे एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए बना दिए हैं, टाइम लगे तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है। याद रखिएगा ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। आई होप आपको बच्चों नेचर एंड स्कोप इस एग्जाम्पल से जरूर समझ आया कि नेचर का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, स्कोप का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था। आईसीआई ने नहीं बताया है। आइए ना, मार्क कर लो बेटा, प्लस 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 मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, डिस्क्रिप्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जाम्पल ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर इंक्लूड द फॉलोइंग। यानी ये वो वर्क है इंटरनल ऑडिटर का जो कौन यूज कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। हाँ जी, वो वर्क है इंटरनल ऑडिटर का जो कौन यूज कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। क्या ऑडिटर को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी पड़ती है कंट्रोल की? बिल्कुल करनी पड़ती है। कब? अगर मैं बोलता हूं कि भाई आईसी पे मैं रिलाई कर रहा हूं, आईसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, रोबम जो है कम है, तो मुझे आईसी की चेकिंग करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है। कम ऑन, ये तो बेसिक ऑडिट है। फिर से बोलता हूं, फिर से पूछता हूं, जरा सुन के जवाब दीजिएगा, कई लोग लॉस्ट फील हो रहे हैं। इधर देखिए, क्या बच्चों एक ऑडिटर को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी पड़ सकती है इंटरनल कंट्रोल की? गिव मी अ थम्स अप और थम्स डाउन। बिल्कुल करनी पड़ सकती है, बिल्कुल। अब पहले से ही एक एक्सटर्नल ऑडिटर ने पहले से एक इंटरनल ऑडिटर ने चेकिंग कर रखी है बच्चों ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की। मैं सारी चीजें देख के आया, सारी चीजें क्या देख के आया, मैंने देखा ओहो ऑब्जेक्टिव है, ओहो कॉम्पिटेंट है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करता है, मैंने नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क समझ लिया, मेरे काम से लाइन करता है, वेरी गुड। तो क्या मैं उसके द्वारा पहले से की गई टेस्टिंग को यूज कर सकता हूं अपने काम के लिए? यस। यही तो 610 आपको गाइड कर रहा है कि आप ऑब्जेक्टिविटी देख लो, कॉम्पिटेंस देख लो, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच देख लो, उसका नेचर एंड स्कोप समझ लो, अपने साथ अलाइनमेंट देख लो और फिर आप उसका काम यूज कर लो। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन कौन सा काम यूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर इंटरनल ऑडिटर ने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रखी है कंट्रोल की, हम उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 2, सब्सटैंटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट। अब ये क्या है, इधर देखो, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, valuation of complex financial instruments like derivative etc. Okay. Example number 2, test of detail of traveling expenses. Test of detail of traveling expenses. मैंने आपको बच्चों 2 एग्जाम्पल दिए हैं और मेरी उम्मीद है आपसे, बताओ किसमें लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है, किसमें लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है? कम ऑन गाइस, वेरी गुड। सेकंड के अंदर ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है। तो अगर बच्चों ट्रैवलिंग एक्सपेंस को पहले ढंग से भाई साहब ऑडिट कर चुका है, कौन ऑडिट कर चुका है? कम ऑन, इंटरनल ऑडिटर। क्या मैं उसका काम यूज कर सकता हूं? हाँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों मैं क्या कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या बच्चों मैं इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर लूंगा? उसके अंदर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है भाई, और जहां पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होती है वहां गलती होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। राइट, मैनेजमेंट बायसनेस के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग। कम ऑन, देखो आईसीए ने कुछ भी समझाया नहीं है, सिर्फ लाइन लिख लिख के छोड़ दी भाई। मैं आपको एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन सा काम है इंटरनल ऑडिटर का जो आप यूज कर सकते हैं। नंबर 1 काम कौन सा यूज कर सकते हैं? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल को लेके। नंबर 2 कौन सा यूज कर सकते हैं बच्चों? सब्सटैंटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट। दिहाड़ी बनाओ योजना बच्चों, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट इंटरनल ऑडिटर ने करी थी। अच्छा, अब आप देखो मेरी बात को सुनो जरा ध्यान से। क्या बच्चों ये सारा काम आंख बंद करके चुपचाप से उसका काम यूज कर लेंगे? भाई मेहनत करते हुए आए हैं, हमने ऑब्जेक्टिविटी समझी है, कॉम्पिटेंस समझी है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच समझा है, उसके वर्क का नेचर एंड स्कोप समझा है, उसका वर्क हमारे साथ अलाइन है नहीं ये समझा है, फिर जाके हम ये काम यूज कर रहे हैं उसका। हेलो, और इसके बाद बच्चों मेरा एक सवाल है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक्सटर्नल ऑडिटर। क्लैरिटी है माइंड में? प्रैक्टिकली आप इसको पकड़ पा रहे हो ना कि ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके चुपचाप इंटरनल ऑडिटर काम उठा, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं करना भाई। आ जाओ प्लीज, वापस आइए। तीसरा, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट। देन ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन मतलब कि जैसे मैंने आपको बच्चों बहुत बार पढ़ा दिया अब तो, जैसे परचेज की ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना, परचेज ऑर्डर से लेके और उसकी पेमेंट की रिकॉर्डिंग तक। ओके,
अच्छा जी। एंड टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या? लॉ एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल जीएसटी का लॉ एप्लीकेबल है, जीएसटी में रिटर्न्स फाइल करनी होती है, तो इंटरनल ऑडिटर बच्चों पहले इसको टेस्ट कर चुका है कि भाई बहुत बढ़िया है, सारी कंप्लायंसेस जो है वो पूरे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भाई हम क्या उसका काम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब आप ये समझिए बच्चों, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो कौन सा क्वेश्चन आएगा? ये कॉन्सेप्चुअली कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। हमें सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने होंगे, एक्सप्लेन नहीं करना होगा, सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने होंगे बच्चों, कट कट बिल्कुल। क्या बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, क्या शानदार क्वेश्चन है ये, कि बता दो भाई कौन कौन सा काम है इंटरनल ऑडिटर का जो आप यूज कर सकते हो, उसके एग्जांपल दे दो, हम दे देंगे। आ जाओ लास्ट वाला एक बार दोबारा से बेटा, लास्ट वाला क्या है सेजल, ध्यान से सुनो। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऑडिटर को, एक एक्सटर्नल ऑडिटर को जनरली ये चेक करना होता है कि भाई कंपनी जो है लॉ रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल करना होता है। इस पे एक स्टैंडर्ड भी है जो आपके कोर्स में नहीं है, फाइनल पढ़ेंगे, ऐसे 250। अगर ये टेस्टिंग पहले से ही कौन कर चुका है, कमॉन, ये टेस्टिंग पहले से कौन कर चुका है? इंटरनल ऑडिटर कर चुका है। और हम इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। कैसे रिलाई कर रहे हैं? शुरू से शुरू हो जाया करो, शुरू से शुरू हो जाया करो। ऑब्जेक्टिविटी देख ली, कॉम्पिटेंस देख लिया, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच देख ली, नेचर एंड स्कोप समझ लिया, अलाइनमेंट देख ली, तो क्या हम उसके द्वारा किया गया काम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कम ऑन, इजी इजी। आइए, मेरे हिसाब से बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और अगर देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपको बच्चों इसमें कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हुई ना? मैं एक बार पूरी बात ही दोबारा से रिपीट कर दूं, ऊपर वाली बात बहुत सिंपल है। देखो एग्जांपल्स की मदद ले लेना। मैं इंटरनल ऑडिटर के काम का नेचर और स्कोप समझूंगा और ये देखूंगा कि उसका काम मेरी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करता है या नहीं। बस एक लाइन है, ओके, बोलिए। अच्छा, एक बार बच्चों और बोलना चाहता हूं प्लीज। अब आप इस स्टैंडर्ड को आगे पढ़ने के लिए मेरी बुक को साइड में रख दीजिए, मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को सुने। मैं आपको आईसीआई के स्टडी मैट से टिक मार्क कराऊंगा, क्योंकि भाई इन्होंने इस स्टैंडर्ड को बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। मैंने इनके बेयर एसे से प्रेजेंट किया था, इन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। तो प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए, परेशान ना होइए, आप मेरे साथ यहाँ फोकस करेंगे। क्या ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए बच्चों आपको? यहाँ से कम ऑन बोलिए, दोनों टॉपिक क्लियर हो गए, याद भी हो रहे हैं साथ साथ? मुझे एग्जांपल्स दो बच्चों उन काम का जो हम इंटरनल ऑडिटर के काम में से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ये जरूर लिख के आना जहां पे जजमेंट कब इन्वॉल्व है। दिहाड़ी बनाओ योजना, इन्वेंटरी काउंट, ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द सिस्टम। और बच्चों उसके बाद क्या है हमारे पास? टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ओके ओके, आ जाओ जी प्लीज, इधर देखिए बच्चों, एवरीवन फोकस, इधर देखिएगा, ध्यान लगाइएगा। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन, सर्कमस्टेंसेस इन विच एक्सटर्नल ऑडिटर शैल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली। उल्टा है, उल्टा। क्या कह रहे हैं? ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताओ जहां पे इंटरनल ऑडिटर का काम हम लोग कम यूज करेंगे और ज्यादा काम डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे। अरे बताना कब? जजमेंट इन ऑडिट अभी पढ़ के आए थे, मैंने आपको खुद ही बताया। अगर वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का केस है, क्या करने वाले हो? कम ऑन, अरे खुद डायरेक्टली काम करने वाले। दूसरा, हाई रोमम, ये तो आप लोगों को अब बचपन से ही पता है भाई, रोमम बहुत ज्यादा है तो मैं इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई नहीं करूंगा, खुद से काम करूंगा। अच्छा जी, लेस इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये दोनों तो जहां भी दिख गए वहां भाई साहब हम इंटरनल ऑडिटर से दूरी बना लेंगे, हमें अपने साथ मत जोड़िए, हम अलग है ना? बोलो हाँ के ना? राइट। तो बच्चों आप ये देखो, अब पहले तो ये बताओ बच्चों ये कैसा लग रहा है? ये टॉपिक्स पढ़ के कैसा लग रहा है? ये आसान है या मुश्किल है? अगर आप मुझसे पूछे तो आसान है। देखो मैं खुद बता देता हूं, अगर बच्चों मुश्किल होगा ना तो मैं खुद से बोल देता हूं कि मुश्किल है। मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था इट्स अ बिट टेक्निकल, बट फिर भी हमने उसे एक लाइन में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समेट लिया। और ये तो बिल्कुल आसान टॉपिक है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, कवरेज ज्यादा हो सकती है लेकिन बच्चों है बहुत आसान। क्या बोलती पब्लिक? अब आपसे कोई मिले और पूछ ले एग्जाम्पल दे दो वर्क का जहां पे आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज कर सकते हो, हम बता देंगे साहब। जहां पे क्या हो रहा हो? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, जजमेंट क्या है? कम है। दिहाड़ी बनाओ योजना, ऑब्जर्वेशन ऑफ, हाँ जी ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंट। और उसके बाद क्या बच गया था हमारे पास? ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन। आखिरी में तो सेजल ने डाउट पूछ लिया था, लॉ एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। कम ऑन बोल दो। उसके बाद इसका उल्टा बोल दिया इन्होंने कि बताओ भाई कहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्टली ज्यादा काम करना चाहेगा और इंटरनल ऑडिटर के काम पे कम रिलाई करना चाहेगा। हमने नेकी और पूछ अभी बता देते हैं। जहां पे जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होगी भाई, जहां पे रोमम क्या होगा? ज्यादा होगा
बाकी घूम फिर के भाई पहुंच जाओ, ऑब्जेक्टिविटी में दिक्कत लग रही है, कॉम्पिटेंस में दिक्कत लग रही है, क्या बोलती पब्लिक, बोलिए। सब बच्चे एक बार ऐसे बुक उठाए, सब बच्चे ऐसे एक बार बुक उठाए, ऑडिट की वाली बुक है ना, उठाए, उसे बंद कर दे, साइड में रख दे, रख दो साइड में। कई बच्चे अभी भी किताबें रख दो साइड में 2 मिनट के लिए, डन। लीजिए, ये दोनों टॉपिक बच्चों हमारे होते हैं तैयार। अब चलते हम लोग आगे। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। लो भाई लो, सब कुछ बातें सेट हो चुकी हैं, सारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। हमने क्या क्या कर लिया, हमने इवेल्युएट कर लिया इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, हमने ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन अप्रोच देख ली हमने बच्चों। उसके बाद नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी डिटरमाइन कर लिया। कैसे? हमने उसके काम के नेचर को समझा, हमने उसके स्कोप को समझा, हमने देखा हमारी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन है या नहीं है। और अब बच्चों समय आ गया है उसके काम को यूज करने का। हाँ जी, अब समय आ गया है उसके काम को यूज करने का। डन। देखिए, इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल 1 2 3। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ने बच्चों अब इरादा कर ही लिया है खुद खुशी का, तो भाई वो 3 काम कर लेगा। कौन कौन से 3 काम? बड़े आसान। नंबर 1, इंटरनल ऑडिटर के साथ चलो एक बार घूम के आते हैं। भाई कुछ डिस्कशन तो कर ले। हमने बोल दिया कि भाई हमें तुमसे प्यार है, उन्हें भी तो बोलने तो उन्हें हमसे प्यार है। तो नंबर 1 बेटा क्या, जल्दी बताओ क्या करने वाले हैं? डिस्कस द प्लान यूज्ड। कम ऑन, डिस्कस द व्हाट? कम ऑन टेल मी। प्लान यूज्ड। हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटीज बाय डिस्कसिंग द प्लान यूज्ड विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ओके, फिर उसके बाद रिव्यू इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। वेला काम। अब क्या करेंगे भाई, क्योंकि हमने यूज करना है उनका काम, तो हम उनके इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे। वाओ क्या बातें लिखी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उनकी रिपोर्ट पढ़ लेंगे। एंड फाइनली ऑडिट प्रोसीजर ऑन इंटरनल ऑडिट वर्क। हाय हाय भाई, उनके काम पे अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा के देखेंगे, टेस्ट चेकिंग कर लेंगे इसने काम सही से किया है अपना या नहीं, क्योंकि हम इसके काम पे रिलाय करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आ जाओ, पूरा फ्लो बनवाता हूं, लाता हूं बच्चों। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवेल्युएट करना था। ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क को देखना था, तो हमने उनके वर्क के नेचर को समझा, हमने उनके वर्क के स्कोप को समझा, हमने देखा वो हमारे प्लान के साथ अलाइंड है या नहीं है। उसके अंदर 2 क्वेश्चन अलग से बने थे, वो हमने पढ़ लिए। और फाइनली अब हमने इरादा कर लिया है, क्या इरादा कर लिया है कि भाई हम लोग इंटरनल ऑडिटर काम यूज करने जा रहे हैं, तो हम क्या क्या करेंगे? पहले तो जय और वीरू बन जाएंगे, उसके कंधे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे चल ना डिस्कस करते हैं ना, क्या यूज करने वाला हूं तेरे काम का। दूसरी बात, अरे रिपोर्ट लाए हो जो तुमने काम किया था। हाँ, फिर उसके बाद बच्चों ऑडिटर की जिंदगी में एक दिक्कत है, ट्रस्ट इश्यूज। बोलो हाँ कहना। ऑडिटर, सच में ऑडिटर की जिंदगी में एक दिक्कत है, क्या बेटा जल्दी बताओ? ट्रस्ट इश्यूज। हमने सब कुछ चेक कर लिया, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, नेचर, स्कोप, अलाइनमेंट, सब कुछ चेक करते हुए आ रहे हैं। उससे मीटिंग कर ली, उसके बाद उसकी रिपोर्ट पढ़ ली, फिर भी कह रहे एक बार तो तेरा काम थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेते हैं। हेलो, बोलो हाँ कहना। इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट वी ऑडिट। ओके, बोल दो हाँ कहना। चलो जी चलो प्लीज। अब बच्चों फिर से आपके पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। मतलब आईसीआई ने भाई पता क्या समझाया तुम्हें? आईसीआई ने समझा तुम्हारे दिमाग की हार्ड ड्राइव है 1 TB की, और जबकि बेचारा उसमें 1 GB डेटा भी बड़ी मुश्किल से फिट बैठता है। और हमें क्या समझा है? एक सॉफ्टवेयर आता है बच्चों, हैंड ब्रेक, जो वीडियो होती है ना जीबीज में, उसे स्क्वीज करके वो एमबीज में लेके आता है। हम हैंड ब्रेक का काम कर रहे हैं, आपके लिए डेटा स्क्वीज कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। एनीवेज चलो आ जाओ मेरे साथ जुड़ो। अब कह रहे डिस्कस द प्लान यूज, डिस्कस द प्लान यूज। बताओ ये जो डिस्कशन करने गए तो उसमें कौन कौन से मैटर पे डिस्कशन करोगे? भाई हद कर दी भाई। पता है कि यहाँ पे आपको बोला था ना डिस्कस दी प्लान यूज, आप लोग डिस्कशन करेंगे भाई कैसे यूज करने वाले उसका, तो कह रहे बताओ क्या क्या मैटर डिस्कस करोगे भाई? मैं तो कह रहा हूं एक बार भाई आईसीए वालों को बोलो कि तुम याद कर लो सारे और हम बनाते क्वेश्चन और कर लो हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब यहां पे ना खैर छोड़ो, कोई बात नहीं बच्चों, हम करके जाएंगे, हम करके जाएंगे, टेंशन लेने का बिल्कुल प्लीज। नाउ पहले बताओ टॉपिक क्लियर हुआ? इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ जी टॉपिक, छवि कह रही पता, छवि कह रही समझ नहीं आ रहा, हंसूं के रो इस बात पे कोई बात नहीं बच्चों, टॉपिक क्लियर हो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमें बोला था कि जब इरादा कर लिया तुमने यूज करने का तो उनके साथ डिस्कशन करो। तो आपसे भी क्वेश्चन बन रहा है क्या डिस्कशन करो, कौन से मैटर डिस्कशन करो? हमने बोला ठीक है भाई बता देते। नंबर 1 टाइमिंग ऑफ वर्क। टाइमिंग ऑफ वर्क मतलब
आप कब तक अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं, आप कब तक इंटरनल, आप जैसे आईटी सिस्टम है ना, आप आईटी सिस्टम को कब तक चेक कर लेंगे, आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वाउचिंग कब तक कर लेंगे, टाइमिंग ऑफ वर्क। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क बच्चों मैंने आपको भी बताया था, एश्योरेंस, कंसल्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, कि भाई किस तरह का काम है। उसके बाद क्या, एक्सटेंट ऑफ कवरेज, अभी हम लोग देख के आए थे, सारे ब्रांच ऑफिस कवर कर रहे हो, कम ब्रांच ऑफिस कवर कर रहे हो, सारा पीरियड कवर कर रहे हो, कम पीरियड कवर कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मटीरियलिटी, आइटम कैसे सिलेक्ट करते हैं और सैम्पलिंग कैसे करते हैं, बेसिकली आप लोग सैम्पलिंग कैसे करने वाले हो, हम लोग सैम्पलिंग कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे भाई डॉक्यूमेंटेशन इनकी प्रॉपर है या नहीं। एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग, अंडरस्टैंड द इंटरनल ऑडिट रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, दैट्स इट। ये बच्चों मैंने आपको बहुत ही कैजुअल तरीके से पढ़ा दिया है, बट सारे पॉइंट्स बच्चों मैंने आपके लिए ऊपर बना दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप ये पॉइंटर्स जो है लिख के आ सकते हैं। कम ऑन, बोलो हाँ के ना। आ जाओ, मैं पॉइंट्स दोबारा से रिपीट करता हूं। सबसे पहले किस बात पे डिस्कशन करोगे, वही पुराने वाली बात है बेटा, कि भैया आपकी टाइमिंग ऑफ वर्क क्या है, फिर नेचर ऑफ वर्क क्या है, फिर स्कोप ऑफ वर्क क्या है। 3 बातें तो हो गई, बोलो हाँ के ना। फिर बिल्कुल ही कोर ऑडिट में चले जाओ, मटीरियलिटी, सैम्पलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एंड लास्ट में उनकी रिव्यू और रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या रहता है। डन, बोलिए, लिख लेंगे आंसर, जल्दी बोलो बेटा। लो जी लो, लो जी लो। मैं बच्चों एक बात जानना चाहता हूं, अब मुझे ना डाउट होने लग गया। क्या डाउट होने लग गया कि भाई बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर को, मैं जानना चाहता हूँ। बाकी लोग कैसे इतनी डिटेल में जा रहे हैं कि बस भाई ऐसे 610 को ऐसे पैरी बोना किया, अरे 610 हो गया, 610 हो गया। मैं तो भाई कोशिश कर रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए प्रॉपरली तैयार कराऊं। बाकी मैं एक बार पता करूंगा कि भाई क्या चल रहा है एकदम इंडस्ट्री के अंदर। आपको भी पता चले तो मुझे जरूर जरूर बता दीजिएगा इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, इनपुट दे दीजिएगा। लो भाई लो, हमारा डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया, कौन सा वाला, यूजिंग द वर्क। और अब बच्चों बस फाइनल बेल जो है वो बजने वाली है, भयंकर वाली। लो जी लो, अब हमारे पास बच्चों क्या टॉपिक है, इधर देखो। एग्जाम्पल्स वेयर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज कंसिडर्ड व्हाट, इफेक्टिव। क्या एग्जाम्पल्स भाई, जहां रेगुलर डिस्कशन हो रहे हो, जब एक दूसरे से क्या शेयर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, और जब एक्सटर्नल ऑडिटर के पास क्या हो, एक्सेस हो किसका, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट का, और साथ साथ में इंटरनल ऑडिटर उसे टाइम पे इन्फॉर्म करता हो कि भाई कोई सिग्निफिकेंट इशू तो नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है पूछना चाहिए, बट पूछ भी ले। ये आपको बता रहे हैं कि कब, वो स्थितियां बताओ, वो सर्कमस्टेंसेस बताओ जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। किसके बीच में अच्छा होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के बीच में। तो हमने बोला बता देते। नंबर 1 बताओ कब अच्छा होगा बच्चों कोऑर्डिनेशन, जब उनसे रेगुलर हमारा क्या होता रहेगा, डिस्कशन। नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोग एक दूसरे से समय पे क्या शेयर करते रहेंगे, इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। एंड नंबर 3, जब हमें एक्सटर्नल ऑडिटर के पास क्या होगा, एक्सेस टू इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट एंड इज इन्फॉर्म्ड अबाउट सिग्निफिकेंट इश्यूज दैट मे इंपैक्ट द ऑडिट। बात खत्म। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये तो, कम ऑन। ओके, आ जाओ जी, आ जाओ, आखिरी पार्ट बच्चों, बस इसके बाद खत्म कर देंगे इसको। लो भाई, अब आ गए हम पता कौन से पार्ट पे। याद है इस ऐसे का एक पार्ट और भी था, डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस। अब हम इंटरनल ऑडिटर क्या बोले, काम पे लग जा, अब तू ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा हमारे लिए। सर ऐसे कैसे हो सकता है, अभी दिखाते हैं कैसे हो सकता है। डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरिया एंड टू व्हाट एक्सटेंट इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड व्हाट, डायरेक्ट असिस्टेंस। पहले बताओ टॉपिक क्लियर है। हम लोग अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई क्या हम इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, अगर हाँ तो कहां कहां यूज कर सकते हैं। कम ऑन, यूज कर सकते हैं और कहां कहां यूज कर सकते हैं, इधर देखिए। डिटरमाइन वेदर, 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, तीनों मैंने यहां पे लिख दिए, इनको डिटेल में ले चलेंगे। नंबर 1, डिटरमाइनिंग वेदर इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे भैया डायरेक्ट असिस्टेंस हम ले भी सकते हैं नहीं। फिर एरियाज वेयर डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट एडवाइजेबल, ये तो आप समझ गए, मजाक होगा। पहले बता देंगे वेयर एडवाइजेबल, फिर उसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, नॉट एडवाइजेबल। वैसे आप खुद ही बता दो, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है वहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस एडवाइजेबल है क्या, नहीं। जहां पे हाई रिस्क है वहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस एडवाइजेबल है क्या, नहीं। जब तुम्हें उसकी ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंसी और सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच पे डाउट है तो क्या डायरेक्ट असिस्टेंस, अरे नहीं लेंगे तब हम आओ। एंड तीसरा बच्चों, डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए आप लोग एग्रीमेंट करें उससे पहले क्या क्या करना जरूरी है। जब आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेना शुरू करें उससे पहले क्या क्या करना जरूरी है। पहले बताओ फ्लो ऑफ टॉपिक समझ में आया। पहले हम ये जानेंगे क्या हम डायरेक्ट असिस्टेंस ले भी सकते हैं, फिर हम ये जानेंगे कब कब हमें डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी चाहिए, और फिर हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से पहले हमें किस तरह के एग्रीमेंट कर लेने चाहिए। कल को भाई हो सकता है ये इंटरनल ऑडिटर बिदक गया बीच में, इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट बोला तूने अगर बात करी ना एक्सटर्नल ऑडिटर से, बता रहे हैं हम तेरे को,
तो इस तरह के एग्रीमेंट बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं आपके लिए बच्चों 2 नंबर का एकदम बढ़िया क्वेश्चन। अगर आईसीएसई करेक्ट इनकरेक्ट पूछेगा तो आपसे बच्चों ये क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है कि डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है। हाँ जी, डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है? तो डायरेक्ट असिस्टेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वर्क नहीं लिखा है यहां पे, यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। हेलो, मान लो आप एक कंपनी का ऑडिट करने गए, उसका एक इंटरनल ऑडिटर था पीके। अब आप पीके को ही यूज कर, पीके तरह काम कर चला हमारे लिए। आ जाओ, यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। 2 नंबर के लिए बच्चों आपके लिए एमसीक्यू में, 1 नंबर के लिए करेक्ट इनकरेक्ट में, 2 नंबर के लिए बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बोल तो हाँ के ना। मयूरी क्या हो गया, इतना दिल टूटा हुआ है तुम्हारा बेटा? हाँ जी प्लीज, डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बोलिए। डायरेक्ट असिस्टेंस यूज, मेरे को रोक देना अगर मैं कहीं गलत बोलूं। यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क फॉर द पर्पस ऑफ, रुको रुको रुको, ना ना ना, यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स। हेलो 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 हेलो, बट याद रखें ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे नहीं, क्या? अंडर द DSR ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। आ जाइए नाउ प्लीज, बुक साइड में रखी हुई है, बुक साइड में रखी हुई है, सब कुछ यहीं से पढ़ना है, मेरे साथ साथ रहना बच्चों बिल्कुल। नाउ डिटरमाइन वेदर इंटरनल ऑडिटर कैन बी इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। पार्ट नंबर 1 बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कब हम लोग जो है हम ये पता लगाएंगे सबसे पहले क्या हम इनका काम यूज भी कर सकते हैं या नहीं। नंबर 1, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। मेरे साथ, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। अगर लॉ और रेगुलेशन ने प्रोहिबिट कर रखा है, हम इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं करेंगे टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा जी। नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी चेक कर लो, कॉम्पिटेंस चेक कर लो। हाँ जी, The external auditor shall evaluate the existence and significance of threats to objectivity। आप बताओ, अगर बच्चों बहुत ही significant threats to objectivity है, मैनेजमेंट का साला है इंटरनल ऑडिटर, आप बताओ क्या आप उसको यूज करोगे टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर? नहीं बेटा, पता चला वो बंधन का सलमान खान निकला और वो आपके सामने तो ऑडिट प्रोसीजर करने की एक्टिंग करता है और पीछे बोलता है जो जीजाजी बोलेंगे वही मैं करूंगा। हेलो, आ जाओ प्लीज। द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, the level of competence of internal auditor who will be providing such assistance। सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो, वो जो इंटरनल ऑडिटर है जिसको आप यूज करने वाले हो, वो चौथी फेल है। उसको इंटरनल ऑडिटर का आई नहीं पता, उसे बस ऐसे ही रख लिया गया है, ठीक है काम आएगा हमारे। बताइए, ओके। घूम के हम लोग वापस वही आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस। लो भाई लो, तो पहली बात लॉ रेगुलेशन, दूसरी बात ऑब्जेक्टिविटी, तीसरी बात कॉम्पिटेंस। इधर देखो, आपने उसका काम यूज नहीं करना अगर भाई साहब सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी है और वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कान ऐसे भी पकड़ सकते हैं और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कैसे मर्जी पकड़ लो, कान तो पकड़ना है। आप देख रहे हो बच्चों, दिखने में टफ लग रहा था लेकिन है कितना आसान है। पहली चीज आपको डिटरमाइन करनी है कि क्या हम उसके काम का, क्या हम इंटरनल और काम नहीं, काम कैंसिल, क्या हम इंटरनल ऑडिटर को यूज भी करें डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए अंडर DSR। तो हमने बोला हाँ और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ने क्या देखा, LR ने प्रोहिबिट ना किया हो, ऑब्जेक्टिव हो, कॉम्पिटेंट हो। ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटेंट नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। लो भाई लो, ये रहा बच्चों आपके लिए एक और 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्कर। एरियाज वेयर डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट एडवाइजेबल, सिग्निफिकेंट जजमेंट, हाई रिस्क एरिया। अच्छा, 2 अलग है, इसमें समझा देता हूं। इधर देखो, इंटरनल ऑडिटर प्रीवियस वर्क, मतलब इधर देखो, ये वही है बच्चों कि तुमने ही पेपर दिया है और तुम ही चेक कर रहे हो। एक काम जिसमें इंटरनल ऑडिटर खुद इन्वॉल्व था, मेकर था उस काम का, वो खुद उसने किया है। आप कह रहे जरा इस पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के बता ये काम कैसा हुआ है। इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर ढूंढ रहा है उस व्यक्ति के हाथ जिसने ये काम किया है, वो चूमने के लिए ढूंढ रहा है। याद आई आपको सेल्फ रिव्यू? तो भाई जो काम किसने किया है, जो काम किसने किया इंटरनल ऑडिटर ने, उसमें भाई डायरेक्ट असिस्टेंस मत लो ना उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए। मतलब आप बताओ, लड़कों तुम्हारे लिए क्या एग्जांपल दूं मैं? मान लो लड़कों के लिए एग्जांपल लेता हूं, लड़कों ने घर पर रोटी बनाई है, अब लड़कों की रोटी तुम्हें पता नहीं है कैसी बनती है,
ये मैगी पे जिंदा रह लेंगे सालों साल, लेकिन रोटी अगर इन्होंने किसी दिन बनाई तो ऐसे ऐसे निकल जाती है, कहीं भी निकल जाती है। वो किसी भी देश का नक्शा हो सकता है। कई लड़के टेक्निकली क्या करते हैं, वो फिर घर में ना बर्तन ढूंढते हैं, अच्छा ये बर्तन है, और ऐसे बेल के उसको रख के काट देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो उन्होंने एक्सटर्नल असिस्टेंस ली है। बट एनीवेज माय पॉइंट इज बच्चों सर ध्यान सुनो। अब लड़के ने रोटी बनाई है और आप लड़के से पूछो भाई जरा इस पे ना चक्कर बताओ रोटी कैसे बनी है, मतलब हाउ इज दिस। अब लड़का ये रोटी, ये भगवान का आशीर्वाद है, रोटी नहीं है। बताओ बात सही है कि नहीं, मुझे बता दो, है ना। अच्छा जी, तो इंटरनल ऑडिटर प्रीवियस वर्क मैं आपको क्या बताऊं बच्चों, शादी के बाद देखो, चलो छोड़ो अभी तुम्हारी शादी की बात नहीं करता मैं, बस रुक जाओ। इंटरनल ऑडिटर प्रीवियस वर्क, तो याद रखे बच्चों, जिस काम को पहले ही इंटरनल ऑडिटर ने खुद ही किया हो आप उसको चेक करने के लिए ना बोले। देन तीसरी बात, डिसीजन अबाउट इंटरनल ऑडिट वर्क। इधर देखो, ये तो बहुत ही मजाक की बात है। आपने इंटरनल ऑडिटर को बुलाया, बोले यार मैं कंफ्यूज हूं कि मैं तेरे को यूज करूं या ना करूं डायरेक्ट असिस्टेंट के लिए, चल अब मेरी हेल्प कर इस बात का डिसीजन लेने के लिए कि तेरे को यूज करूं या ना करूं डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। कमाल ही नहीं है बिल्कुल। आप बताओ क्या इंटरनल ऑडिटर को इन्वॉल्व करना चाहिए इन द डिसीजंस अबाउट देयर वर्क एंड और इट्स यूज? नहीं भाई, ठीक है ना, बोल दीजिए। बहुत ही आसान टॉपिक बच्चों, देखो लेंदी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं लेंदी हो सकता है, होने दो उसको, स्क्वीज करना मेरा काम है रिवीजन वीडियो में। समझा दिया आपको एक बार, अब बच्चों एक बार बढ़िया से रिवाइज कराऊंगा, मामला फिनिश। हाँ जी डन, बोलिए क्लियर है यहां तक, पक्का पक्का पक्का। लो जी आओ, हमने बच्चों देखा हमारे पास तीन काम थे जिसमें से दो तो हमने यही निपटा दिए। पहला काम था कि भाई हमने ये जानना था कि हम उसका डायरेक्ट असिस्टेंस लें या ना लें, उसके लिए तो कुछ था ही नहीं, एलआर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस, नो ऑब्जेक्टिविटी नो कॉम्पिटेंस। फिर एरियाज जहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, वही पुरानी घिसी पिटी बातें, अरे भाई सिग्निफिकेंट जजमेंट, हाई रिस्क एरिया, इंटरनल ऑडिटर प्रीवियस वर्क, मैं को कुछ सोच कैसे आगे छोड़ दो उसको, इंटरनल ऑडिटर प्रीवियस वर्क। और बच्चों लास्ट में हमने क्या देखा, डिसीजन अबाउट द इंटरनल ऑडिट वर्क। डन। मैंने आज एक गलती से एक टीचर की वीडियो देख ली ऐसे सीए वाले ने, भाई पान खा के पढ़ा रहा था वो, उसकी बात ही समझ नहीं, मेरे तो मैंने एक मिनट से सुना और उसके बाद मेरे अंदर, अबे पान तो छोड़ दे, मेरे अंदर से आवाज आ गई भाई। सोचा मैं भी आपको ऐसे पढ़ूंगा, अब ये तो डिसीजन हम ले रहे हैं ना अलग भाई चल रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है मार्केट में। एनीवेज क्लैरिटी यहां तक, जल्दी बोलिए, आ जाओ जी। आखिरी टॉपिक, उनका काम नहीं बेटा, उनका यूज करने से पहले दो एग्रीमेंट करवा लो। एक तो एंटिटी के साथ रिटर्न एग्रीमेंट ले लो, बीच में हमें छेड़छाड़ नहीं चाहिए, बीच में हमें छेड़छाड़ नहीं चाहिए। हम एंटिटी से एक एग्रीमेंट लगवा लेंगे कि देखो भाई देखो एंटिटी, तुम्हारी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं, हमने 610 पढ़ा हुआ है, सारी चीजें हमने चेक कर ली हमने, और हम इंटरनल ऑडिटर का हम काम यूज करने जा रहे हैं। आप बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे, पहले लिख के दे दो, बोलो हाँ के ना। और दूसरी बात बच्चों, हम लोग किसके साथ साइन करने वाले एग्रीमेंट, इंटरनल ऑडिटर के साथ। किस बात का, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी का, जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा, ऐसा मत करना, इस बात का एग्रीमेंट साइन करा लेंगे। इधर देखो, पहले ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम एंटिटी, सिक्योर रिटन एग्रीमेंट कंफर्मिंग इंटरनल ऑडिटर कैन फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर इंस्ट्रक्शन विदाउट एंटिटीज इंटरफेरेंस। ये हमने मैनेजमेंट से बोला कि मैनेजमेंट प्लीज आओ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करें कि आपका इंटरनल ऑडिटर हमारी हेल्प कर सकता है, हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है विदाउट योर इंटरफेरेंस। दूसरी बात, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एग्रीमेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एग्रीमेंट में क्या होगा, हम लोग एक रिटन एग्रीमेंट ले लेंगे, किससे बच्चों, जिसमें इंटरनल ऑडिटर बोलेगा कि भाई ही विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नोटिफाई द ऑब्जेक्टिविटी थ्रेड्स। अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1, सर अगर वो ये करने के बाद भी ऑब्जेक्टिव ना रहे तो हम क्या करेंगे? तो तुम्हें नहीं बताया गया इसके बाद क्या करोगे, बस चिल मारो तुम, बस उससे एग्रीमेंट ले लो कि भाई कॉन्फिडेंशियल रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। हाँ जी डन, बोलो क्लियर है यहां तक। ऐसे बच्चों यहां पे आगे हो जाता है फिनिश। ओके, एक छोटा सा टॉपिक और है एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। बट आपने फील किया होगा कि कोई भी टॉपिक यहाँ पे ऐसा नहीं आया बच्चों जो आपको समझ नहीं आया होगा, सारे टॉपिक समझ आए। अब मेरा काम क्या है, मैं इनको एकदम स्क्वीज करके छोटा सा बना के आपको दे दूं ताकि आप लोग जो है अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है।
ठीक है। इससे पहले मैं बच्चों खत्म करूं, अब मैं आपको ले जाता हूं बुक के अंदर। बुक में एक लास्ट टॉपिक है बच्चों इसी से रिलेटेड, और वो क्या है, जरा आ जाइए मेरे साथ। वो है बच्चों आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बहुत आसान है। देखिए, दो शब्द जो है वो यूज होते हैं आज की डेट में। मेरे साथ जुड़िएगा जरा प्लीज एवरीवन, मैं गायब हो जाता हूं। दो शब्द बच्चों छोटे छोटे प्यारे प्यारे यूज होते हैं। एक हमारे पास शब्द कौन सा है, इधर देखिएगा एवरीवन। एक है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, IFC, बोलिए क्या, IFC। और एक यूज होता है ICFR, ICFR। कभी कभी बच्चों इसको दूसरे नाम से बुला दिया जाता है IFCFR, IFCFR। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से। अब बुक खोल सकते हो, अब बुक को देखने से पहले मेरी बातों को सुन लीजिएगा, उसके बाद कुछ करिएगा। देखिए IFC में क्या है, अभी जो मैं लिख रहा हूं मत लिखिएगा, सिर्फ सुनिएगा। IFC में क्या है बच्चों, ब्रॉड पॉलिसीज है। पहले तो उसका फुल फॉर्म तो बता दूं आप लोगों को मैं सॉरी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। और यहां पे क्या है बच्चों आपका, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, ये दो टर्म्स हैं बच्चों जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, बिल्कुल घबराने का नहीं है, ध्यान से सुनने का मेरी बातों को। IFC क्या है बच्चों, IFC है ब्रॉड पॉलिसीज। ब्रॉड पॉलिसीज यानी कि ये ओवरऑल बात कर रही है किसके बारे में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ब्रॉड पॉलिसीज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। ये बच्चों क्या है, ये आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक कंट्रोल्स के बारे में बात करता है। स्पेसिफिक कंट्रोल्स, ब्रॉड एंड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंट्रोल्स। मैं एग्जांपल भी देता हूं, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बच्चों आपको एग्जांपल भी दूंगा। एकदम चिल्ड आउट बेटर है, एकदम चिल्ड आउट बेटर है, राइट। इधर देखिए एग्जांपल, कॉम्प्रीहेंसिव IT, कॉम्प्रीहेंसिव IT सिक्योरिटी। अरे रे रे रे, कॉम्प्रीहेंसिव IT सिक्योरिटी, कॉम्प्रीहेंसिव IT सिक्योरिटी। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे रखने वाली बच्चों IT सिक्योरिटी, जो क्या प्रिवेंट करती हो, विच प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, विच प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। ये आपकी ब्रॉड पॉलिसी है, ये कोई स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं है बच्चों, ये कोई स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं है। अब इधर देखिए, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं। आप ऐसे बोल सकते हैं, कंट्रोल ओवर रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ मैनुअल जनरल एंट्रीज। मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन की एंट्री है, कोई आप ऐसी चीज करने वाले हैं, तो बेटा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल ओवर, हाँ जी, कंट्रोल ओवर रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ मैनुअल जनरल एंट्री, मैनुअल जनरल एंट्री। अगर बहुत कम शब्दों में बोलूं तो भाई सारा का सारा जो चक्कर है वो किसका है, स्कोप का है। आप बताइए किसका स्कोप ब्रॉड है, मुझे बताइए जल्दी से बताइए, किसका स्कोप ब्रॉड है। IFC का स्कोप जो है वो बच्चों ब्रॉड है, हाँ जी, IFC का स्कोप जो है वो क्या है, ब्रॉड है, राइट। और ICFR का स्कोप जो है वो क्या है, वो नैरो है। अब सर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, सुनो बेटा, एक्चुअली में है क्या, ये जो शब्द है ना, ये ICAI ने गाइडलाइन निकाली है, गाइडेंस नोट निकाला है, किसके ऊपर आपको बताऊं, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 क्लॉज I के ऊपर। याद करो बच्चों, हमने इसको पढ़ा भी हुआ है चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जब हम लोग पढ़ते थे कि भाई ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे रिपोर्ट करनी होती है कंपनीज के केस में, फिर कुछ कंपनीज को एग्जम्पशन दे रखी थी। कम ऑन, याद आ रही है बातें। तो वहां पे ICAI ने क्लैरिफाई किया था कि 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज I के अंदर जिस IFC की बात हो रही है ना, वो IFCFR है। वो IFC क्या है, FR, यानी कि ICFR है या IFCFR है, जो भी आप बोलना चाहो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रोल्स की बात हो रही है, ब्रॉड पॉलिसीज की बात नहीं हो रही। ऑडिटर ब्रॉड पॉलिसीज चेक नहीं करेगा, इज दैट क्लियर, बोलो हाँ करें, कम ऑन। ऑडिटर स्पेसिफिक कंट्रोल ओवर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक करने वाला है। बस इतना ही डिस्कशन दिया गया बच्चों आपके सिलेबस में। एक लाइन में इसे खत्म कर सकता हूं कि IFC ब्रॉड है और आपका ICFR नैरो है। IFC ब्रॉड पॉलिसी से डील करता है, ICFR आपके स्पेसिफिक कंट्रोल से डील करता है। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में किस पे रिपोर्टिंग करनी होती है, कम ऑन टेल मी, वाइन पी के क्या खो जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल। याद आ रही है बातें।
कौन सा इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी ICFR की बात हो रही है। बताइए ये कनेक्ट कर पाए आप लोग? कम ऑन बोल दीजिए। बस इतना ही आपके सिलेबस में। इधर देखिए, देखिए बच्चों, distinction between internal financial control and internal control over financial reporting. Everyone, please focus. The term internal financial control refers to policy procedure put in place by companies for ensuring reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable law regulations, safeguarding of asset and prevention and detection of fraud. जो बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, उन्हें याद आ रहा होगा ये तो पूरी इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन है। हेलो, ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन है बेटा। ऑन द अदर हैंड, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड वेयर द ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड सच ओपिनियन इज इन एडिशन टू एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द ऑडिटर ऑन द FS। ये बात बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। इंटरनल, पहले तो ये बताओ, क्या ऑडिटर को कंपनीज के केस में इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे ओपिनियन देना होता है या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे ओपिनियन देना होता है? बताइए। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे ओपिनियन देना होता है। ये तो बात समझ आ गई। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वो ओपिनियन हम लोग मिक्स करके देते हैं ऑन दी ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वो डिस्टिंक्टली देते हैं? हम डिस्टिंक्टली देते हैं बच्चों। इवन अगर आपको मैं कनेक्ट कराऊं तो हम लोग चैप्टर नंबर 10 जब पढ़ते हैं, हम उसके अंदर ही पढ़ते हैं ना कि भाई साहब हमें एक अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होता है, हमारे पास अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अंदर वो लाते हैं 143 सबसेक्शन 3 की रिपोर्टिंग। कम ऑन गाइस, याद आ रहा है कि नहीं? बोलिए। ओके, तो याद रखिए कि भाई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जब भी मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड साथ में बोल रहा हूं वहां पे उसका स्कोप कैसा हो जाता है? नैरो हो जाता है। इसके ये वो है जिसके ऊपर ऑडिटर ओपिनियन देता है और वो ओपिनियन बच्चों उसका क्या होता है? इन एडिशन टू एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओपिनियन बाय द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन एडिशन टू एंड डिस्टिंक्ट, ये दो वर्ड याद रखिएगा, इन एडिशन टू एंड डिस्टिंक्ट। ओके, एंड लास्ट बच्चों फाइनली ये कंक्लूजन क्या देते हैं? IFC is wider term whereas ICFR is a narrower term restricted to internal control over financial reporting only. Clear? बोलिए। बढ़िया मसाला है बच्चों, बहुत बढ़िया मसाला है एग्जाम के लिए, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? IFC and ICFR. IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ब्रॉड। ना समझ आए क्या लिखना है? डेफिनेशन लिखा हो किसकी? इंटरनल कंट्रोल की। बस एक बात और जोड़ देना, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ICFR इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नैरो। क्या होता है इसका? इसका क्या यूज होता है बच्चों ऑडिट में? ऑडिटर गिव्स हिज ओपिनियन इन द केस ऑफ कंपनीज और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दैट ओपिनियन इज इन एडिशन टू एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन दिस वी ओनली रेफर टू स्पेसिफिक कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉट द एंटायर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। डन? बोलिए। लीजिए बच्चों, हमारा ये वाला पाप भी जो है वो अब धुल गया है। ओके, लेंथीएस्ट ऐसे था बच्चों ये, बहुत प्यार से अच्छे से मैंने इसका फ्लो बनाने की कोशिश करी आपके माइंड में। अगर आप एक झलक में सब कुछ देखना चाहते हैं तो भाई देखो, हमने सबसे पहले क्या क्या किया था। हमने देख लिया था कि भाई हमने ऑब्जेक्टिविटी देखी थी, कॉम्पिटेंस देखा था, याद आ रही है बात है? इवेल्युएट किया था हमने सबसे पहले, कम ऑन, है ना? और उसके बाद बच्चों आते आते हमने सारी चीजें जो है इवैल्यूएशन से शुरू करी थी और लास्ट में आते आते हम लोग डायरेक्ट असिस्टेंस तक पहुंचे। काफी कॉमन स्टेप्स बच्चों में वहां पे मिलते गए। अभी रिवीजन में सब कुछ बता देता हूँ, डोंट वरी एट ऑल। ओके, बोल दो, क्लैरिटी है? अच्छा जी सर, एक बार स्टडी मैट भी जो है हमें चेक करा दो साथ साथ कि आपने स्टडी मैट से क्या क्या कवर करा दिया हमें। आओ बच्चों, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली बेटा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हम स्टडी मैट को साथ साथ देखते हुए चले। ICAI स्टडी मैट का है। अखिलेश, पेज नंबर अखिलेश, अखिलेश आ गया, देखो तुरंत अखिलेश इज प्रेजेंट। लो बच्चों, ये लो जी, ऐसे 610 बच्चों ICAI का स्टडी मैट मैंने ओपन किया है। सारे टॉपिक मार्क करा देता हूं। डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन पढ़ा हमने, बोलो हाँ कहना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर बच्चों हमने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पढ़ा, जहां पे हमने देखा था एक्टिविटी रिलेटेड टू गवर्नेंस, एक्टिविटी रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल, 4 एक्टिविटीज होती थी। डन। फिर उसके बाद वेज इन विच एक्सटर्नल ऑडिटर में मेक यूज ऑफ द फंक्शन और पर्पस ऑफ द ऑडिट, फंक्शन ऑफ फॉर पर्पस ऑफ द ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का कैसे यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। क्या पढ़ लिया था हमने? 3 तरीके थे। रिस्क असेसमेंट के लिए, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड यूजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस। कम ऑन, आ जाओ।
देन स्कोप बच्चों हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल चिंता ना करें। इवन मैंने ये लाइन आपको स्पेसिफिकली पढ़ाई थी, बार बार रिपीट भी करी थी कि किसी भी तरीके से ये ऐसे आपको ये नहीं बोलता कि आप अपने एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसेस को मॉडिफाई कर दो इंटर ऑडिटर के लिए या इंटर ऑडिटर का काम यूज कर समय। एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हमने पढ़ लिया है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन की एक्सटर्नल ऑडिटर की है। इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता है, याद है। इंटरनल ऑडिटर को काम को यूज करने से पहले 610 के प्रिंसिपल्स फॉलो कर लेने हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव्स भी बच्चों हमने कवर कर लिए हैं, बल्कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाए हैं, याद है कि नहीं? आ जाओ। देन हमने इसमें यही देखना था ना, याद करो बच्चों, याद करेगा बता देता हूं कि भाई हमने यही देखना था ना कि हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज करें ना करें, डायरेक्ट असिस्टेंस ले या ना ले, उसके बाद उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है, और साथ साथ में अगर हम उसको डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं तो डीएसआर करें। ओके फिर हमने इवैल्यूएशन वाली बात पढ़ी थी जो हमने ब्रेक से पहले कवर कर ली थी, याद आ रही है? इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। फिर हमने ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस पे इंपैक्ट डालने वाले बच्चों फैक्टर्स पढ़े थे, याद है आप लोगों को? बोलो हाँ के ना। और ऐसे ही हमने कॉम्पिटेंस वाले फैक्टर्स भी पढ़ लिए थे, ये देखो, एडिक्वेटली रिसोर्स्ड। फिर हमने बच्चों यहां पे ये पढ़ लिया था। अच्छा ये टॉपिक आप पूछ रहे थे, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, ये इसी का कॉन्टिन्यूअस है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटेंस बच्चों आप लोगों को जो है एक साथ देख रहे हैं और कॉन्टिन्यूअसली देख रहे हैं, एक टाइम पे नहीं देख रहे हैं। आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, ये भी हमने पढ़ लिया था, इसके फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए थे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। फिर ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि कब कब आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज ही नहीं कर सकते, वर्क को यूज नहीं कर सकते, जब ऑब्जेक्टिव ना हो, कॉम्पिटेंट ना हो, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन ना हो। लीजिए फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड, हमने इसको आज पढ़ा बच्चों। ये देखिए मैं आपको मैच भी करा देता हूं अगर आप लोग बोलते हैं कहां पे था ये देखिए ये वाला टॉपिक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। ये हमने पढ़ा, आज आते ही पढ़ा। हमने इसमें क्या देखा, हम लोग क्या करेंगे, उसके काम का नेचर और स्कोप समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका काम हमारे रिक्वायरमेंट से अलाइन करता है, हमारी स्ट्रेटेजी से अलाइन करता है या नहीं। ये एग्जांपल्स बच्चों मेरे बनाए हुए हैं, ये आईसीआई के नहीं है, याद रखिएगा, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। फिर डायरेक्टली बच्चों इस क्वेश्चन पे आ गए, ये देखिए एग्जांपल्स ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेंगे बच्चों आपसे। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाली बात थी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर जहां पे लिमिटेड जजमेंट है, दिहाड़ी बनाओ योजना, याद आ रहा है, इन्वेंटरी काउंट एंड देन ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सेजल का डाउट, बोलो बेटा क्या, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। आ जाओ। देन हमने बच्चों ये वाले पॉइंट पढ़े, सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच ऑडिटर शैल प्लान यूज लेस का मतलब इसी का ऑपोजिट करके लिख दिया था हमने, याद है? ये रहा बेटा, सारी टॉपिक मैंने आईसीए के साथ एकदम पॉइंट बाय पॉइंट मार्क कर रहे हैं बच्चों। ये वाला जजमेंट है, हाई रोमम है, ऑब्जेक्टिविटी कम है और हमारा क्या कम है, इंटरनल ऑडिट कम है। लो जी, सॉरी इंटरनल ऑडिट कम नहीं है, क्या पॉइंट था, इंटरनल ऑडिट की कॉम्पिटेंस कम है। लो भाई, देन यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बच्चों ये भी हमने कवर किया है। लो जी लो, हम उसमें क्या करेंगे, जब हम उसका काम यूज कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले उसके साथ प्लान यूज डिस्कस कर लेंगे, हम इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू कर लेंगे और साथ साथ में ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग लगाकर देखेंगे, जहां पे हमने बोला था कि ऑडिटर को क्या होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। कम ऑन बोल दो। फिर उसके बाद बच्चों हमने इसके भी एग्जांपल्स पढ़ लिए, ये भी आईसीए के स्टडी मैट में दे रखे हैं, आप लोग देखेंगे, ये रहा कि क्या क्या डिस्कशन में उनसे क्या क्या बात करोगे। ओके देन उसके बाद बात चली हमारी किसके ऊपर, उसके बाद बात चली बच्चों हमारी कोऑर्डिनेशन के ऊपर। तो देखते हैं कि एग्जांपल्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो हम लोग नहीं करने वाले हैं, या नहीं सॉरी, कोऑर्डिनेशन बेटर कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन बेटर कैसे होगा, तो हमने बोला रेगुलर डिस्कशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक्सेस टू रिपोर्ट्स, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर होगा। ओके कोई भी पॉइंट उठा लो भाई, मैंने सब देख के एकदम चेक करके कवर करवा रखा है। आई नो आपके भी ट्रस्ट इश्यूज हैं क्योंकि आप भी सीए कर रहे हो, तो मैं इसलिए मार्क करवाता हुआ चल रहा हूँ। आ जाओ जी। देन उसके बाद डायरेक्ट असिस्टेंस वाला टॉपिक, ये तुमने बहुत स्मूथली कवर किया बच्चों, मतलब मुझे लग रहा था कि इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम ना है, बट आपने बहुत स्मूथली इसको कवर किया। 3 पार्ट आते हैं इसके अंदर। नंबर 1 कि क्या हम इंटरनल ऑडिटर का काम डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं, कौन से एरियाज में जो है हमें नहीं करना चाहिए, और यूज करने से पहले किस तरह के एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कर लेने चाहिए। तो ये 3 काम थे बच्चों, आ जाओ आपको दिखा देता हूँ। पहले तो कब यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये हमने कवर किया। फिर उसके बाद यूज करने से पहले किस तरह के एग्रीमेंट कर ले, और कौन से एरियाज हैं जहां पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, कौन से एरियाज है जहां पे हम लोग यूज नहीं कर सकते, यही थे सिग्निफिकेंट थ्रेट्स, और आपका इंटरनल कॉम्पिटेंस जो है वो लैक कर रहा है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे कवर करा देता हूँ। पहले हमने देख लिया कि डायरेक्ट असिस्टेंस हम कब यूज कर सकते हैं, एरियाज वेयर डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट एडवाइजेबल, और सीधा आ गए बच्चों हम लोग इस पे वर्क प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। डन, चेक कर लीजिए। और लास्ट बच्चों जाते जाते हमने स्टडी मैट का ये वाला टॉपिक भी कवर कर लिया, बेसिक्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट।
रिक्वायरमेंट, इसमें बस इतना ही दे रखा है कि एक वाइड है और एक जो है वो नैरो है। डन, ओके, कोई बात नहीं वरुण, हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए काव्य करा दूंगा भाई, वो भी करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अब मेरा मेन टास्क बचा भी रिवीजन कराना। अगर रिवीजन नहीं कराई ना तुम छोड़ के चले जाओगे, इसको मैं बता रहा हूं। तुमने इसको देख के आंखें बंद कर लेना तो बहुत बड़ा है। आ जाओ साथ में बिल्कुल बच्चों करते हैं और उसको कर देते हैं क्लू। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हम लोग रिवीजन करने के लिए। मैंने आपको आईसीआई की बुक से भी सब कुछ टिक मार्क करा दिया है। लेट्स गो फॉर रिवीजन वीडियो।